हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू IAS श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 1 अप्रैल 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करने वाले हैं आज के दिन पे। और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एक एक करके देखेंगे एंड आई प्रॉमिस नथिंग वुड बी मिस्ड। विद इन 30 मिनट्स इस पूरे एनालिसिस को कोशिश करेंगे खत्म करने की। पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट वो स्विफ्ट नॉट फॉर एक्सपोर्टर्स। तो बेसिकली बात क्या हो रही है? बेसिकली बात हो रही है नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई आई है। पुरानी जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 की थी। 2015 की पॉलिसी अब खत्म करके हम एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आए हैं 2023 की। अच्छा, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए पॉलिसी मेकिंग जिसमें की जाती है। तो कोशिश यही होती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट्स को घटाया जाए। बेसिकली कोशिश ये है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं। तो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के लिए ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है सो दैट हम एक्सपोर्ट्स में अपनी बढ़ोतरी कर सकें। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की है। और इसी के अंदर उन्होंने बोला है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, छोटी जो फर्म्स हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन हुआ करते थे अब तक, उन सभी को खत्म किया जाएगा, एमनेस्टी दी जाएगी उसको लेकर या वेव ऑफ दिया जाएगा। तो पुरानी पॉलिसी 2015 की थी और नई पॉलिसी जो है अब 2023-24 से शुरू हो रही है। लेकिन इसका कोई भी फाइनल ईयर या डेडलाइन नहीं रखी गई है कि भाई इस तारीख पे ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ओके, एम यही है कि हम अपने इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसको ट्रिपल कर सके, आज के मुकाबले इसको ट्रिपल कर सके, यानी कि $2 ट्रिलियन का हम इस एक्सपोर्ट के कारोबार को बढ़ा सकें बाय 2030। तो आज के समय पे देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट का जो क्वांटिटी है दैट इज $760 बिलियन। इतनी वैल्यू का हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का आज के टाइम पे। लेकिन कोशिश यही है कि $2 बिलियन तक इसको लेकर जाएं बाय 2030। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं कुछ टाइम पहले 2015-16 जब पुरानी पॉलिसी आई थी तब $435 बिलियन थे। तो 75% इंक्रीज हमने देखा है। लेकिन इस बार तो हम चाह रहे हैं 300% इंक्रीज बाय दिस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, अच्छा, इसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में हम अपनी अलग जगह, एक छाप अलग छोड़ सकें। और इसी के लिए हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा स्मॉलर फर्म्स पे, स्विफ्टर क्लियरेंसेस पे, जल्दी जल्दी क्लियरेंस मिल सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कई सारी इंसेंटिव्स की बात की जा रही है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन करेंसी। साथ ही में यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड्स एडवांस अथॉरिटाइजेशन, इस तरह की पॉलिसीज और लेकर आए जा रहे हैं। इसमें अभी मेजर पॉलिसीज हमको नहीं पता है कि और कौन कौन सी पॉलिसीज आएंगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस न्यूज़पेपर एक हम बात करेंगे पीएम मित्रा की भी। पीएम मित्रा एक स्कीम थी। इस स्कीम को एक्सपोर्टर्स तक एनहांस कर दिया गया है अंडर दिस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट हमारा जो इशू है, अच्छा जो बाकी इशूज है ना दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर अस। जैसे ये ट्रम्प का इशू है, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ यूएस। ओके, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, देन नेक्स्ट इशू देखो क्या आता है। नेक्स्ट इशू है गुजरात हाईकोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इनके ऊपर फाइन लगाया है। और इन बेसिकली पूरा मुद्दा क्या है बताती हूँ। देखो, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्वालिफिकेशंस पे सवाल उठाया और ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने एमए किया हुआ है। तो इन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाई और बोला कि मुझे इनकी डिग्री देखनी है। ओके, तो बेसिकली आरटीआई कहाँ लगाएगा? कोई भी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोला यहाँ पे कि ठीक है हम आपके आरटीआई स्वीकार करते हैं। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने गुजरात गुजरात यूनिवर्सिटी के पास ये डायरेक्शन दिया कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री हमें बताइए। लेकिन इसके ऊपर पिटीशन फाइल हुई और गुजरात हाईकोर्ट में ये पिटीशन गई कि ऐसे कैसे आप किसी एक इंडिविजुअल की डिग्री पब्लिक डोमेन में मांग सकते हो। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो आरटीआई अरविंद केजरीवाल ने फाइल करी थी और जो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो डायरेक्शन दिए थे गुजरात यूनिवर्सिटी को, ये सब खत्म करते हैं, हम खारिज करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इस आरटीआई का कोई मतलब नहीं है। और इसके चक्कर में 25,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया
गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कहा यह गया कि ये कैसी बचकानी सी डिमांड है, ठीक है, आप किसी की पर्सनल डिग्री या किसी एक इंफॉर्मेशन को, किसी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आप आरटीआई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन का और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का यूज नहीं कर सकते। तो आम आदमी पार्टी ने तो इसको बोला है कि भाई ये गलत हो रहा है, सिटीजन्स का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था, जो एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इम्प्लिसिट है, उसको भी आप हिंडर करने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया, देखो हाई कोर्ट ने बोला ये चाइल्डिश चीजें हैं, ये चाइल्डिश पॉलिटिक्स चल रही है। और इनफैक्ट ये भी कहा कि सेक्शन 8 जो है आरटीआई का, वो ये कहता है कि आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, बस आप क्यूरियस हो जानने के लिए, आपको बस उसकी खाल उधेड़नी है या खाल खींचनी है या खाल कहते हैं ना बाल में से खाल निकालना, जो भी, तो वो सब करना है, तो उसके लिए आरटीआई नहीं बनाया गया है आपकी बाल की खाल निकालने के लिए। तो बेसिकली आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 ये कहता है कि आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते आरटीआई इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, आरटीआई मैकेनिज्म के अंतर्गत। और इसीलिए दिल्ली के सीएम बड़े नाराज हुए और इन्होंने बोला कि तो गलत हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही नहीं, जितने भी सिटीजन हैं उनके साथ गलत हो रहा है। अभी तो हमने बात करी कि भाई मुद्दा क्या था, लेकिन हमारे लिए अब जरूरी हो जाता है कि हम आरटीआई के बारे में भी समझें। तो कलर चेंज कर रही हूँ पेन का, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये आता है हमारे एक्ट ऑफ 2005 से। आरटीआई एक्ट है हमारा 2005 का, वहां से हमें ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब देखो हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है। इस आर्टिकल 19 में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये इम्प्लीसिट है, ठीक है, मतलब ये आर्टिकल 19 में ऑलरेडी था। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके, सीख कर सके, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए ये आरटीआई बनाया गया, अलग से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये कहा गया कि भाई हर सिटीजन को ये एम्पावरमेंट हम देते हैं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो आरटीआई आता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आपको पता रखना है, जिसको जो मिनिस्ट्री आपको अपॉइंट करेगी ना, बेसिकली आप सिविल सर्वेंट्स रहेंगे तो आपके ट्रांसफर्स का, इन सब चीजों का जो ध्यान रखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो इसको हैंडल करती है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ओके, अच्छा, इसी के अंतर्गत ये भी कहा गया, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का। तो ये कहा गया है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और कई सारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी होंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा इसको अपॉइंट करने का काम होगा प्रेसिडेंट का। ओके, वैसे पहले इसका टेन्योर हुआ करता था 5 साल का, इनका 5 ईयर्स का टेन्योर हुआ करता था, 65 ईयर्स की एज हुआ करती थी टेन्योर के फॉर्म में। लेकिन अभी रिसेंटली आरटीआई एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई है। ये पावर्स भी मिल गई है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, इनकी सर्विस कंडीशन, इनकी सैलरीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ओके, अच्छा, आरटीआई के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें भी हैं। एक चीज जो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि भाई कोई भी आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो 30 डेज के अंतर्गत आरटीआई की कोई भी क्वेरी आती है तो 30 डेज के अंतर्गत उस पर्सन को जिसने क्वेरी डाली है उसको कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलना चाहिए। और अगर वो इन्फॉर्मेशन जो सीख कर रहा है वो पर्सन, अगर वो उसकी लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो 48 आवर्स में उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई है। ओके, बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट इशू की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इशू हमारा आएगा थोड़ा लेट। ओके, अच्छा, जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल आज हमारे काम के नहीं, क्योंकि ये वाला देखो द्रविडियन रिन्यूअल वाला ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारा एडिटोरियल है। देन ये डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत ज्यादा यूएस की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, फिर ये हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये वाला बड़ा टेक्निकल सा हमारा एक एडिटोरियल आया था जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड था, जिसमें बात की गई है कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बना रहे हैं या इंटेल कैसे कैसे काम कर रहा है उसके बारे में। ओके, तो ये हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। अब हमारे लिए अगला जो रेलेवेंट आर्टिकल है दैट इज ऑन पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हमारा पहला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस वन, स्कीम फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान हिट्स रफ पेच। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि इंडिया की एक स्कीम है, इंडिया की एक स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी 2018 में, और ये बोला गया कि भाई ऐसा है कि हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है,
और चाहे आसपास के लोग हमारे साथ कैसा भी करें, कुछ भी करें, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। और इसीलिए इंडिया ने बोला कि जो भी लोग पाकिस्तान में, स्पेशली वेस्टर्न पाकिस्तान में परेशान हो रहे हैं, जिसमें मेजरली हिंदूज एंड सिख हैं। आप सभी को पता है, आप सभी ने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि हिंदूज एंड सिख्स आर इन माइनॉरिटी। ओके, माइनॉरिटी में है ये पाकिस्तान में, और इनके खिलाफ कितनी साजिशें, कितने एट्रोसिटीज होती रहती है पाकिस्तान में, आप सभी ने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा। ओके, तो इंडिया ने बोला कि भाई जो भी वहां से भाग कर आए हैं, हिंदूज एंड सिख्स, जो पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आए हैं, उनके लिए प्रॉपर अलग से पॉलिसी बनाई गई, अलग से स्कीम लाई गई 2018 में, और इसे एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। ओके, तो बेसिकली ये स्कीम जो है, इसमें बोला गया कि जो भी हिंदू या सिख फैमिली पाकिस्तान से, स्पेशली वेस्टर्न पाकिस्तान से भाग के यहाँ आई है, उनको 5.5 लाख पर फैमिली हम प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे में 5,000 से ज्यादा हिंदू फैमिलीज और सिख फैमिलीज को यहाँ पे ये बेसिकली मिलने वाला है, ये स्कीम का फायदा। तो 1947 के बाद जो भी ऐसे फैमिलीज हैं जो इंडिया आई हैं पाकिस्तान से भाग के, उनके लिए ये स्कीम है। लेकिन ये जो स्कीम है तो बड़ी अच्छी स्कीम, लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ। दिक्कत ये है कि ये अभी काफी रफ पैच में चल रही है, काफी बुराइयां हो रही है इस स्कीम की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप पाना चाह रहे हैं या इस स्कीम का बेनिफिट पाना चाह रहे हैं, वो नहीं पा पा रहे। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला इशू है वो है, जम्मू कश्मीर से जो यहाँ पे बेसिकली ऑफिशियल है वो उनको इसका फायदा नहीं उठाने दे रहे, इस तरह के एलिगेशंस भी लग रहे हैं। तो कुल मिला के ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि 5,000 से ज्यादा एलिजिबल फैमिलीज हैं, जिसमें 70% जो है वो दलित फैमिलीज है, दलित फैमिलीज। और इसमें सिर्फ 5,000 से ज्यादा, लगभग 5,700 फैमिलीज में से सिर्फ 900 फैमिलीज है, 903 फैमिलीज है जिनके क्लेम सेटल हुए हैं। अदरवाइज बाकी किसी के भी क्लेम सेटल ही नहीं हुए हैं। और इसके लिए अलग से बजट एलोकेशन भी हुआ। 2023-24 का जो बजट था, इसमें 25 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए अलग से रखे गए। ओके, अच्छा, बात करें अगर रेफ्यूजीज की, तो रेफ्यूजीज के केस में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ही नहीं रेफ्यूजीज को डील करने के लिए। रेफ्यूजीज का जो फ्लो बढ़ रहा है इंडिया में, उनसे डील करने के लिए इंडिया में बेसिकली एक ही लॉ है, जो जिसका नाम है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। ओके, ये फॉरेनर्स एक्ट जो है ना 1946 का, इसके हिसाब से इंडिया जो है बेसिकली चलाता है अपने देश में रेफ्यूजी पॉलिसी को। इसके अलावा एक पासपोर्ट एंट्री एक्ट भी है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है। ठीक है, ये कब का एक्ट है? ये एक्ट है 1920 का। और ये जो फॉरेनर्स एक्ट था, ये 1946 का था। ये इन दोनों के हिसाब से अभी रेफ्यूजी पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं, टैकल हो रही है। लेकिन इसके अलावा कई सारे प्रोटोकॉल हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं, इन प्रोटोकॉल्स को इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। ओके, रिगार्डिंग द रेफ्यूजीज, ऑलराइट, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाले इशू की, और इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। देखो, सर्ट इन मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट से सेंटर। तो आरटीआई के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना कि जो नए आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने आरटीआई की कई सारी पावर्स सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि सर्ट इन जो एक इंस्टीट्यूशन है, इससे भी हम हो सकता है आगे जाके इसके ऊपर आरटीआई लगना बंद हो जाए। हो सकता है इस सर्टिन बेसिकली आरटीआई के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन ना दे। तो सर्टिन पहली बात तो है क्या? देखो भाई, सर्टिन जो है नेशनल, हमारे देश की नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी किस चीज के लिए? ये एक नोडल एजेंसी है जो कि काम करती है साइबर सिक्योरिटी का। हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम करती है ये सर्ट इन। ओके, और एम ये है कि जितने भी साइबर थ्रेट्स होते हैं या साइबर अटैक्स होते हैं ना, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो गया, या फिर जो आप देखते हो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए हमारे, उनको बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करता है सर्टिन। और सर्टिन बनाया गया था 2004 में। ओके, 2004 में आता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के अंतर्गत ये आता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2008 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि भाई सर्टिन को हम बेसिकली नोडल एजेंसी बनाते हैं हमारे देश की, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज को संभालेगी। और इसके अलावा अभी न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सर्टेन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाता है, ये इंस्टीट्यूशन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाता है, इसीलिए हो सकता है आगे जाके हम इनके ऊपर जो आरटीआई लगती है, आरटीआई आती है सर्टेन से रिलेटेड कि कौन सा डाटा आपके पास है, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताओ, या ये जो भी चीज़ें आती है, उसको हम मना कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सर्टेन ये सारी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा।
का। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुए इस डिस्कशन में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हो गया, ये सब इन्वॉल्व हुए और इन्होंने बात करी कि भाई आगे जाके हम हो सकता है सर्टिन को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दें। एक चीज और ये भी हो रही है, सर्टिन ने अभी रिसेंटली क्या बोला कि जितने भी वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, और जितने भी क्रिप्टो करेंसी वाले लोग हैं, उनको उनके पास जितना भी डाटा आ रहा है ना उसको स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो ये तो हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। तो कई सारे पेटिशन आए इसको लेकर कि ये तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है। कई सारे सर्वर्स, कई सारे बड़े बड़े वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने अपने सर्वर्स इंडिया से बाहर ले गए क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये तो कंज्यूमर की प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो अभी एक कंट्रोवर्सी चली रही थी और दूसरी कंट्रोवर्सी ये आ गई कि भाई सर्टेन जो है उसको आरटीआई के दायरे से बाहर निकालने का सोच रही है गवर्नमेंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इशू की तरफ, और नेक्स्ट इशू हमारा आएगा अब यहाँ पे, हाईएस्ट प्रपोर्शनल इंक्रीज ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया सेज डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ बेसिकली कह रहा है कि इंडिया में काफी केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के। आप सभी को पता है कि कोविड के अबाउट 2000 केसेस आए हैं आज भी। ओके, तो एग्जैक्ट सम तो मुझे भी नहीं पता, शायद 2300 या 2400 केसेस आए हैं आज भी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया में ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में, ठीक है, इन तीन देशों में तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज देखने को मिला है। जबकि आप ग्लोबली देखोगे ना, ग्लोबली आपको ये कोविड केसेस कम होते हुए दिखेंगे, लेकिन ये तीन देश हैं ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में जहां पे केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ग्लोबली बात करेंगे तो केसेस जो है 27% से डिक्रीज हो रहे हैं और डेथ जो है 39% से डिक्रीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और इंडिया में जो अभी रिसेंट वेरिएंट चल रहा है जिसके कारण ये कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उसका नाम है XBB.1.5। ओके, XBB.1.5 इसका नाम है। और इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे वेरिएंट्स भी सामने आए हैं, BQ.1, BA.2.75, इस तरह के कई सारे और वेरिएंट्स भी हैं। ओके, इसमें एक है XBB.1.16। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, वेरिएंट, म्यूटेशन, इन सब का मतलब क्या है, एक आसान सी भाषा में आपको मैं इसका मतलब समझा देती हूँ सो दैट आपको याद रहे। तो देखो होता क्या है, मान लो ये एक वायरस है, ठीक है, इस वायरस के अंदर इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, मान लो ये आरएनए बेस्ड वायरस है, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। अब वायरस जो है अपने आप में इनएक्टिव रहता है, जब ये होस्ट की बॉडी में पहुंचता है तो होस्ट की बॉडी में जाके ये अपने आप को कॉपी करता है और फिर ये एक्टिव होता है। तो मान लो इस कॉपिंग के दौरान इसने, इस वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस आ गए, इसके आरएनए में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, तो इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो चेंज्ड आरएनए वाला वायरस है ना, इसको हम कहेंगे क्या, वेरिएंट, इसको हम कहेंगे वेरिएंट। और जब ये वेरिएंट इतना बदल जाए, इतने म्यूटेशन इसमें हो जाए कि इस वायरस का बिहेवियर ही बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं नया स्ट्रेन आ गया है। तो म्यूटेशन क्या है, वेरिएंट क्या है और स्ट्रेन क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया सीक्स डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा सोर्स है हमारे दुनिया में लिथियम का। हमारे दुनिया में अगर आप देखो लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा एक लिथियम ट्रायंगल नाम से जगह फेमस है। ये लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, लिथियम ट्रायंगल में तीन कंट्रीज आती हैं। पहली आती है अर्जेंटीना, दूसरी आती है चिली और तीसरी आती है बोलीविया। याद रखना इसको और मैप में जरा देख कर आना और मुझे बताना कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में नहीं, तीनों कंट्रीज, तो साउथ अमेरिका में ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा कंट्रीज टच होती हैं, बाउंड्री सबसे ज्यादा उसकी लगती है, कौन सी कंट्री ऐसी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, एटलस से देख के आना। ओके, तो बेसिकली आज का आर्टिकल ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि इतने लिथियम रिजर्व मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक मेजरली यूएसए और चाइना को ही ये लिथियम प्रोवाइड कर रहा था। ओके, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया का मन है कि भाई मुझे अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया का नजर जो है वो इंडिया की तरफ है कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज आ रही है, हम काम करें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो ऑस्ट्रेलिया का कहना यह है कि इंडिया को भी मैं ही लिथियम एक्सपोर्ट करूं। अच्छा, एक खुशी की खबर यह है कि इंडिया को लगभग 5.9 टन का लिथियम रिजर्व हमारे जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, इसीलिए भी लिथियम न्यूज में है। ओके, अच्छा अब देखो ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे एक यूएस की एक पॉलिसी की बात हो रही है। यूएस का एक एक्ट
आया है रिसेंटली, जिसका नाम है IRA, मतलब इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। आपको पता है हर दुनिया के पूरे सभी देशों में इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, तो यूएस ने अपने देश में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लगाया है, जिसमें यूएस कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी यूएस का खुद का माल है या खुद का जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएं, और जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव बनाया जाए या उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। इस तरह का काम कर रहा है यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो बाकी कंट्रीज यूरोप की और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज जो है बड़े नाराज है यूएस से, लेकिन ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही है जो लिथियम प्रोवाइड करता है यूएस को, और उसके बाद यूएस जो है अपने ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फायदे की बात है, और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा है कि भाई आज तो यूएस मुझसे ले रहा है, कल पता नहीं ले कि ना ले लिथियम, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया आगे की तैयारी कर रहा है और इंडिया को अपने मार्केट एक्सपांशन में लेना चाहता है और इंडिया को बेसिकली अपना लिथियम बेचना चाहता है। ओके, अच्छा बात करें वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सपोर्टर की, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर लिथियम का कोई है दुनिया में तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम, देखो पहली चीज तो लिथियम के बारे में कि ये जो है ये एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li होता है। दूसरी चीज, ये एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है, ठीक है, इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना व्हाइट गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, अच्छा तीसरी चीज ये कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है। और चौथी चीज ये कि ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी से इसमें आग लग सकती है। और पांचवी चीज ये कि ये रेयर मेटल है, रेयर मेटल होने के साथ ये एक अल्कली मेटल भी है। ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसके इसीलिए इसके लिए तैयार रहना है। लिथियम का Li जो है सिंबल है, सॉफ्ट मेटल है, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है, इसके अलावा हाईली रिएक्टिव है, हाईली फ्लेमेबल है और रेयर मेटल है ये। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज यूके टू जॉइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। तो बेसिकली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रीटी की बात यहाँ पे हो रही है, और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रीटी में यूके बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन करना चाहता है। तो नाम है इसका कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, बेसिकली एग्रीमेंट है, एक इकोनॉमिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, जिसमें जितनी भी देश आते हैं, बेसिकली इसमें 12 नेशन आने थे, लेकिन 12 में से एक यूएसए जो था, ट्रंप के टाइम पे यूएसए ने इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को धोखा दे दिया और यूएसए विड्रॉ हो गया। तो आज के टाइम पे देखोगे तो 11 नेशन इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग नेशन और भी ज्वाइन करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ये जो 11 नेशन है, ये कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ कम करने का, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होने वाली है। ओके, और इसमें इकोनॉमिक डिस्कशन वगैरह होंगे, ट्रेड ब्लॉक के फॉर्म में काम करने की कोशिश चल रही है। हुआ अभी कुछ भी रियलाइज है नहीं, लेकिन इस फॉर्म को फॉलो करने की कोशिश हो रही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में आपको और बताऊं तो इसमें बेसिकली 12 कंट्रीज थी जो इंडो पैसिफिक रीजन में बिलोंग करती थी, इंडो पैसिफिक रीजन से, लेकिन अभी 12 नहीं 11 ही कंट्रीज बची, क्योंकि यूएस ने विड्रॉ कर लिया, मैंने आपको बताया। ये जो है इसको साइन किया गया 2016 में, कहाँ पे साइन किया गया इसको, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में इसको साइन किया गया। ओके, और इसमें अभी अगर देखोगे तो 12 नेशंस में जो इन्वॉल्व थे, 12 नेशंस कौन कौन से थे, तो ये 12 नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, एक आता है यूएसए, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है ब्रूनई, ब्रूनई आपको पता है ना इंडोनेशिया के पास में है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, फिर आता है कनाडा, ठीक है, फिर आता है चिली, जापान, इसके अलावा मलेशिया है, मेक्सिको है, ओके, साथ में न्यूजीलैंड है, इसके साथ में है पेरू, फिर सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। ये सारी कंट्रीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें से यूएस तो जा चुका है बाहर। ऑलराइट, तो ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे यूके क्या कह रहा है, यूके कह रहा है कि भाई ये जो 11 मेंबर्ड एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक है, इसका हिस्सा हमें भी बना दो। और ये जो टीपीपी है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये लगभग ग्लोबल जीडीपी का 13% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यूके क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है, क्योंकि देखो यूके ने जब से ये यूरोपियन यूनियन छोड़ा है, जब से इनका ब्रेग्जिट हुआ है, तब से बेसिकली यूके अकेला पड़ गया और इसके जीडीपी वगैरह में भी लॉस हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए टीपीपी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है यूके। ओके, और ये कह रहा है कि हमारे इकोनॉमी को 1.8 बिलियन पाउंड्स का, सॉरी यूरोस का
हर साल फायदा होगा अगर हम ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं, और 0.08% से हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो यूके जो है अभी इस डील को, फ्री ट्रेड डील को बेसिकली नेगोशिएट कर रहा है टीपीपी के साथ भी और इंडिया के साथ भी। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। अच्छा, इसमें याद रखना कि टीपीपी में इंडिया भी नहीं है और चाइना भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, दोनों ही कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है नाटो चीफ सेज फिनलैंड टू बिकम मेंबर। नेटो का जो चीफ है उन्होंने बोला कि फिनलैंड बहुत जल्दी नेटो का मेंबर बन सकता है। अब नेटो की बात करें तो देखो, नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बने कैसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। और ये नेटो बना था 1949 में। बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है। कैसा अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। क्यों, क्योंकि जो वॉशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, इसमें है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि भाई ऐसा है कि मान लो इसमें 28 to 30 नेशन अभी हैं। मैं 28 to 30 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि थे तो 28, लेकिन अभी धीरे धीरे करके स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब कंट्रीज जो हैं इसका पार्ट बनना चाह रही हैं। ओके, तो 30 मान लो अभी कंट्रीज इसमें हैं, और अभी ट्रांजिशन चल रहा है बेसिकली। क्योंकि और नेटो इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बड़ा कारण है कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा था, इसीलिए भी नेटो न्यूज में है। अच्छा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे, ये बता रही थी। तो आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो ये कहता है कि अगर इन 28 देशों के ऊपर किसी भी तीसरी कंट्री ने अटैक किया, तो ये माना जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक नहीं किया है, आपने पूरे के पूरे 28 देशों पे अटैक किया है। तो 28 के 28 देश आपको जवाब देंगे। मतलब अगर आप एक दोस्त पे अटैक करोगे तो सारी की सारी सेना आ जाएगी दोस्तों की आपको वापस से जवाब देने के लिए। ओके, अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स हैं ब्रूसेल्स बेल्जियम में। ओके, याद रखना ये चीज। एंड अगर आप देखोगे अलाइड कमांड ऑपरेशंस जो है यहाँ पे, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में ही है, मॉन्स में। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक लास्ट आर्टिकल आज बचा है, और वो है ये पेज नंबर 12 पे, एफटीपी एक्सपांड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम टू इंक्लूड पीएम मित्रा। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी, वो एक्सपांड कर रही है पीएम मित्रा स्कीम को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। ना ये पीएम मित्रा स्कीम क्या है, पीएम मित्रा स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसको गवर्नमेंट लेकर आई थी अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ोतरी के लिए, बेसिकली उसको मेक इन इंडिया एक शिफ्ट देने के लिए, एक फोकस देने के लिए, एक पुश देने के लिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी नई आई है, वो कह रही है कि पीएम मित्रा जो है, पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ओके, तो ये पीएम मित्रा स्कीम जो है ये एडिशनल स्कीम बनेगी, और ये एलिजिबल होगी। ऐसी स्कीम, ये एक ऐसी एलिजिबल स्कीम होगी जो कि कॉमन कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स इसको प्रोवाइड कर पाएंगे और एक्सपोर्टर्स इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, तो बेसिकली बात क्या हो रही है इसमें, बात ये हुई कि पीएम मित्रा में बेसिकली 7 मेगा पीएम मित्रा पार्क्स बनाने की बात हुई थी। ओके, और ये कहा गया था कि हम हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में टेक्सटाइल्स और अपैरल्स को लेकर अलग अलग मेगा पार्क्स बनाएंगे, जिसके थ्रू हम ग्लोबल टेक्सटाइल मैप पे, जो हमारे पूरी दुनिया में जो टेक्सटाइल मैप है, उसमें हम इंडिया का दर्जा ऊंचा कर सकें और इंडिया के दर्जे को और बढ़ा सकें। ओके, तो आत्मनिर्भर बनना है हमको इसमें भी। और पीएम मित्रा स्कीम में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जो कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से बनाई जाएगी, पीपीपी मॉडल पे काम करेगी। काम यही होगा इसका कि यहाँ पे विजन को फॉलो करना है, इसको 5 बेसिकली 5 एफ का विजन होगा। 5 एफ में पहला आता है फार्म टू फाइबर, ठीक है, मतलब फार्म से लेके फाइबर तक का जो विजन है वो पूरा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है, फिर आएगा फैक्ट्री टू फैशन, और उसके बाद आएगा फैशन टू फॉरेन। तो हम अपने फाइबर को यहाँ से लेके, फार्म से लेके फॉरेन तक ले जाएं, ये हमारा बेसिकली मिशन होने वाला है। और इसके लिए हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं पूरे इंडिया में फॉर द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। ओके, और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारे देश में, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बढ़ेंगे, इनका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनेंगे, ये सब इसमें बेसिकली एम थे पीएम मित्रा स्कीम में। तो आई होप आपको आज का ये सारा आर्टिकल समझ में आया। इसके बाद तो देखो वीकेंड स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात हुई है यहाँ पे, तो स्पोर्ट्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, स्पेशली जो आज आर्टिकल है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आज के सेशन में इतना ही था। April 1 2023 के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे बताना जरूर, एंड कल से कोशिश करेंगे और जल्दी इस सेशन को लेकर आ पाए। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।